स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। इसमें हम आपका पूरा 11th-12th मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए आपको एक थरो मैनर में एक डिटेल्ड तैयारी करवा रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। जी हाँ, हम कोई आपको ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं देते हैं। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये बुक जो है ये 5 किताबों का कलेक्शन है, महज एक बुक नहीं है, 5 किताबें हैं जो सिंगेज मैथमेटिक्स के पैकेज में आती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत प्रॉपरली ये आपके हर एक कंसेप्ट को कवर करती है। और हम भी इसी तरीके से इसे फॉलो करते हैं कि हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उनके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन कंसेप्ट्स को और मजबूत बनाते हैं। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू हर वेराइटी के क्वेश्चन का हम एक्सपोजर लेते हैं और यकीनन तौर पर हम चैप्टर को एंड करते हैं जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब एक अच्छी तैयारी आपकी होती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अभी इलिप्स जो आपका चैप्टर 6 चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसके बाद हाइपरबोला और फिर हम शुरू करेंगे कैलकुलस। तो इस चैप्टर में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और अभी हम आज कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए कैसे अनफोल्ड होती हैं। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए। ये पहले तो किस तरह का क्वेश्चन है सर? ये एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके 2 ऑप्शंस आपके यहाँ हैं, अगले 2 ऑप्शंस आपको अगले पेज पर बहुत आराम से दिख जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या है, पूछा क्या जा रहा है सर, सारी बातें बताओ। मेरा थॉट है सर सीधे सीधे निकालना शुरू करते हैं चीज़ें, जहाँ पर मुझे सबसे पहले तो एक इलिप्स दिया जा रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो इलिप्स से रिलेटेड बातें हो रही है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश है क्या? क्योंकि सर अभी ये मुझे बहुत हद तक इलिप्स जैसा तो दिख रहा है, पर एग्जैक्ट जैसे हम इलिप्स की इक्वेशन पढ़ते हैं वैसा नहीं दिख रहा है। आपको याद है ना, ये कुछ ऐसा कर रहा है। जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि सर शायद ये किन्हीं 2 फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट की डिस्टेंसेस का सम मेजर एक्सेस के, मतलब आई होप आपको एक कहानी याद आ रही है, उसके इक्वल कर रहा है, या फिर शायद कुछ ऐसा कर रहा है। या तो हमने 2 तरीके सीखे हैं इलिप्स की डेफिनेशन के, दोनों तरीकों में जो तरीका हमें स्ट्राइक कर रहा है वही, या तो ये हो सकता है कि किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का सम, याद आ रहा है आपको, दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम आपके मेजर एक्सेस के डबल होता है, या फिर प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है, उस एलिप्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होती है, वो उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ई टाइम्स, मतलब इसेंट्रिसिटी साइन टाइम्स होती है। इन दोनों में से मैं जो भी वर्जन्स बनता हो देख पाऊँ, कोशिश करता हूँ समझने की। वरना इसके अलावा जो एक तरीका तो है वो यही x² + y² + b² 1, पर शायद वहाँ तक बात नहीं जा रही है। इन दोनों में से कुछ हो रहा है। मुझे प्रॉबेबली ये ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखो आप, पॉइंट एक ही है 1,2, लेकिन थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू री राइट दिस होल एक्सप्रेशन अगेन, है ना। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा काम पूछूं सर, ध्यान से देखो, आप यहाँ से 13 कॉमन लीजिए अंदर से और यहाँ से भी 13 कॉमन लीजिए अंदर से। तो गौर से देखना, अगर आपने 13 कॉमन लिया तो वो हो जाएगा x - 1/13 का होल स्क्वायर, और 13 बाहर आता है तो हो जाता है 13², इफ़ यू ऑल एग्री विद दैट। प्लस ध्यान से देखो, गौर से देखो, सिंपल सी बात समझो, यहाँ से भी 13 कॉमन लिया तो हो जाएगा y - 2/3, और 13² आपका बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा y - 2/3 नहीं 13, y - 2/13। और क्लियर सी बात है, जब 13² बाहर आया तो दोनों का मैंने कॉमन लेके वहां लिखा। राइट हैंड साइड पर क्या हेरफेर करना चाह रहे हो सर आप? राइट हैंड साइड पर अगर अब मैं आपसे काम की डिस्कशन करूं, बहुत क्रूशियल सी डिस्कशन, तो आप क्या कहेंगे? ध्यान से देखना। 5x + 12y - 1 को एज इट इज रखता हूँ, इसका स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ, a² को बाहर लाता हूँ, और सुनिएगा ध्यान से, और एक छोटा सा काम क्या करता हूँ, इस 13² जो आपका यहाँ लिखा है उसे यहाँ लाता हूँ। तो ध्यान से देखना, 5x + 12y - 1, तो इस तरफ जो लिखा हुआ है वो क्या है, 5x + 12y - 1, है ना। एक छोटा सा काम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि सर ये जो आपने 13² यहाँ लिखा है, इस 13² को क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये जाता है 13, और इस पूरे का क्या स्क्वायर। लेकिन एक पार्ट आप मिस कर रहे हो सर इसको रीराइट करने में, क्या कि ये a² भी तो है डिनोमिनेटर में, तो मैं इससे क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरीके से 1/a²। अभी भी काफ़ी हद तक कुछ बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा है, ये मुझे तो नहीं दिख रहा है पर्सनली, अगर मैं सच कहूँ तो एक तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ, तो इस तरफ अंडर रूट लिया, यहाँ पे आप देख रहे हो अंडर रूट लेंगे तो 1/a² का अंडर रूट तो क्या हो जाएगा 1/a, ये कितना हो जाएगा 1/a,
1 अपॉन ए या 1 अपॉन मॉड ए, जो भी आप लिखना चाहें, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक छोटा सा काम, जब आप यहाँ अंडर रूट लेते हैं तो ध्यान से देखो, जब यहाँ पर अंडर रूट लेते हो तो ये पार्ट में मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इस पर मैं मॉड लगा देता हूँ, और 13 के स्क्वायर का अंडर रूट तो 13 ही होना है। क्या ये बात आपको समझ आई? इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? अब आप देखो, आपको चीज़ें नज़र आएंगी, अब आपको चीज़ें बहुत साफ, बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो एक छोटा सा काम और, क्या मैं 13 को अंडर रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर लिखूँ तो आपको चलेगा क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? देखो ना, 25 प्लस 144 169 का अंडर रूट 13। सर इससे क्या? इससे मेरे ख्याल से बात बन गई। आप ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, एक पॉइंट है लेट्स से एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट है लेट्स से एक्स कॉमा वाई, उसकी एक पॉइंट किससे 1/13 कॉमा 2/13 से जो डिस्टेंस है, उसकी जो 1/13 और 2/13 से जो डिस्टेंस है, वो एक स्ट्रेट लाइन कौन सी 5x प्लस 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका इसेंट्रिसिटी टाइम्स, यानी ई जो इसेंट्रिसिटी है वो आपकी आ जाती है 1 अपॉन मॉड ए। क्या यहाँ तक हर एक बात आप सभी को समझ आई? सर आप देखो ना ध्यान से, सिंपल सी बात है। सिंपल सी क्या बात है कि आप अगर गौर से देखो तो इस एलिप्स पर लाई करने वाली किसी पॉइंट या पॉइंट ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई टाइम्स the distance of this point, the perpendicular distance of this point from this straight line। इस तरीके से अगर चीज़ें प्लेस्ड हैं तो ये क्लियरली एलिप्स को बिहेव या वर्कआउट कर रहा होता है। तो मेरे पास एक एलिप्स की इक्वेशन मिल रही है अगर मैंने इसे रीराइट किया तो, बट येस इट डज रिप्रेजेंट एन एलिप्स, इट डज रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। पर वो कह रहा है ऑप्शन ए में कि सर एक ही ऐसी इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करे। मुझसे अगर कोई पूछ रहा होता कि एक ही क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं तो पता है मैं क्या कहता? आप बताओ इसेंट्रिसिटी क्या है? सर टेक्निकली इसेंट्रिसिटी जो है वो है 1 अपॉन मॉड है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपके लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है एलिप्स की? सर मेरे लिए इसेंट्रिसिटी एलिप्स की होती है 0 से 1 के बीच। तो यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं तो 1 अपॉन मॉड ए क्या होगा? सर 1 अपॉन मॉड ए भी 0 से 1 के बीच ही होगा। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अगर अभी भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप खुद बड़े आराम से सोच के कह सकते हो कि सर ए की क्या वैल्यूज होंगी। आप सोच के देखो, मॉड ए है, ये मॉड ए है, तो क्लियर सी बात है 1 अपॉन मॉड ए पॉजिटिव तो रहेगा। मुझे बस ये करना है, आप थोड़ा मैथमेटिकली सोच लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, जैसा आपको ठीक लगे ले लो, है ना। क्या आप नहीं सोच पा रहे हो? क्या आप ये बेसिक सी बात नहीं देख पा रहे हो? जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, अगर आप इनइक्वालिटी से अभी डील करना नहीं जानते, तो एक बार इन दोनों को उठा लीजिए और एक बार इन दोनों को उठा लीजिए, आपको नजर आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 1 अपॉन मॉड ए 0 से हमेशा बड़ा होगा। सर आप सोच के देखो, 1 अपॉन मॉड ए, मुझे नहीं पता 1 से छोटा होगा या नहीं, वो अलग बात है, वो बात हम करेंगे, पर 1 अपॉन मॉड ए को अगर मैं 0 से बड़ा रखना चाहूँ तो मॉड ए एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू। बस ए क्या नहीं होना चाहिए सर? ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वो तो सही बात है सर, वो तो दिख ही रहा है। पर उसके अलावा ए की कोई भी वैल्यू रखो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, वो हमेशा आपका 0 से बड़ा होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, मॉड ए भी पॉजिटिव होगा, बशर्ते ए 0 ना हो। एक कंडीशन तो मिली। पर अगर अब मैं आपसे इस कंडीशन पर बात करूं कि 1 अपॉन मॉड ए जो है सर वो लेस देन 1 होना चाहिए, तो इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। दोनों का जब रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ए और ये 1 का रेसिप्रोकल 1, लेकिन रेसिप्रोकल जब आप करते हैं तो लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे ए की वो सारी वैल्यूज चाहिए जो 1 से बड़ी हो, बहुत आराम से निकाली जा सकती है। सर ए की वो सारी वैल्यूज क्या होंगी? अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कहता ए की सारी वैल्यूज क्या होंगी भाई? सर अगर मॉड ए 1 से बड़ा है तो टेक्निकली ए माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हो या फिर 1 से इन्फिनिटी तक हो। सर ये आपने कैसे निकाल दिया? इस बारे में एक अच्छा डिस्कशन जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब करेंगे, बट एक हल्का सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कभी मुझसे कोई कहे कि मॉड x जो है वो सर 3 से बड़ा हो, तो मैं हमेशा कहूँगा इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो या तो 3 से बड़ा हो या फिर x 3 से छोटा हो, -3 से छोटा हो। आप खुद देखो, आप खुद इसको प्रूव करके देख लो, आपके सामने आराम से चीज़ें निकल आएंगी। इसी तरीके से हम एक और चीज़ से अक्सर डील करेंगे। जैसे कभी कोई कहे कि सर मॉड x जो है वो लेट्स से 5 से छोटा है, तो आप इसका कंक्लूजन ये देंगे कि जो x होगा वो -5 से 5 के बीच में होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? आप खुद वैल्यूज रख के देखो। जैसे कि वैसे मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट फिलहाल अभी मैं बस आपको ये बातें चाहता हूं कि आप याद रख लें, क्योंकि इन पर हम जब भी इनइक्वालिटीज मॉड पर बेस सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके के रिजल्ट से बहुत बार डील करेंगे। जैसे पहली जरूरी बात, 3 से बड़ा होना चाहिए इस नंबर का मॉड, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर या -3 से छोटा। आप सोच के देखो, 3 से बड़ा कोई भी नंबर, लेट्स से 4 का मॉड 4 3 से बड़ा है। 3 से छोटा एक नंबर लेके देखो 2 का मॉड 2 3 से बड़ा नहीं है, गलत हो गया। -3 से छोटा लेट्स से -7,
-7 का मॉड 7, 7 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो क्या आपको ये बात समझ आई? x का मॉड 5 से छोटा या उसके इक्वल है, तो देखो आप x -5 से 5 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ। तो देखो आप, मैं ले लेता हूँ लेट्स से -3 का मॉड 3 5 से छोटा है। मैं -5 से छोटी कोई वैल्यू लेता हूँ लेट्स से -10 का मॉड 10, क्या 10 5 से छोटा है? नहीं। तो क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? आई होप आप ये रिजल्ट या निष्कर्ष याद रखेंगे। तो मैं ये देख पा रहा हूँ बड़े आराम से कि सर एक ही अनगिनत वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज मुझे मिलती हैं और मिलेंगी सर, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है इस बात में? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं अपना पहला कंक्लूजन जो देना चाह रहा हूँ वो क्या ऑप्शन ए दे सकता हूँ? आई थिंक कोई बहुत विशेष, बहुत मुश्किल, बहुत टफ बात यहाँ तक तो नहीं है। अब अगर मूव करें हम नेक्स्ट पार्ट पर, तो नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है सर? इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना और समझना, चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। वो क्या कह रहा है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस एलिप्स इज 1। तो पहले तो सबसे सिंपल सी बात कि सर इस एलिप्स को सिंप्लीफाई किया जाए, तो आपको याद आ रहा है इस एलिप्स को अगर मैं फिगर आउट करना चाहूँ तो शायद मैं वापस 4x² + 9y² + 8x - 36y + 4 = 0 को हमारे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो ए ऑप्शन तो सही था, बी ऑप्शन के बारे में देखते हैं, है ना। बी ऑप्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलता है? 4x² + 9y², है ना। 4x² को क्या मैं 2x का होल स्क्वायर लिखूं तो आपको कोई आपत्ति आई होप नहीं होगी, है ना। आप चाहते तो 4 कॉमन भी ले सकते थे, हम बाद में ले लेंगे, कहीं से भी ले लो, कोई फर्क खासा पड़ता नहीं है। आपको अगर अभी लग रहा है तो अभी ले लो, है ना। प्लस 8x को मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं 8x को लिखता हूँ, ध्यान से देखो, 2 × 2x × ऑफकोर्स क्या 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आई थिंक आपको दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी, 2 × 8x हमें लिखना है ना। तो 8x के लिए क्या लिखना चाहिए हमें? 8x के लिए आएगा 2 × 4, कुछ गड़बड़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंज 8x के लिए, या फिर मैं अगर 2 कॉमन ही ले लूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं, उससे कोई बड़ा मेजर सा चेंज नहीं आएगा, बट चीज़ें अभी हाथों हाथ सुलझ जाएंगी। जैसे देखो मैं यही लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ये लिखा है 4x का स्क्वायर, तो मैं उसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाता है x² प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना हो जाता है 4x को क्या मैं लिख लेता हूँ 2 × x, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस बात से। बाकी जो चीज़ें करनी है एडजस्ट हम करेंगे, है ना। इसके साथ साथ एक और छोटा सा काम हमें दिखेगा क्या, 9y², इसमें से मैं सीधे 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही हमने 9 कॉमन लिया तो y² तो दिखेगा ही दिखेगा, -36y तो ये जाता है -4y, है ना। -4y को क्या मैं -2 × y लिख सकता हूँ क्या? आई थिंक लिख सकता हूँ। प्लस ऑफ कोर्स मुझे एक छोटी सी चीज़ और चाहिए होगी, मुझे 2 का स्क्वायर यानी 4 यहाँ भी चाहिए होगा, और यहाँ पे मुझे 2 का स्क्वायर 4 यहाँ भी चाहिए होगा, जिसे हम लिख लेंगे, है ना। तो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ क्या, देखो a² + 2ab, तो b का स्क्वायर यानी मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। सिमिलरली a² - 2ab, तो मुझे b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 यहाँ भी चाहिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं जो हम कर रहे हैं। अब सर आपने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ये कर दी कि आपने जो चीज़ें बिगाड़ दी हैं, शायद हमें ऐसा फील हो रहा है, तो चीज़ों को ठीक किया जाए। अगर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है तो जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, मैंने यहाँ से 4q कॉमन नहीं लिया, 2q कॉमन ले लिया। लेट मी जस्ट मेक अ स्मॉल करेक्शन, यहाँ पे मुझे टेक्निकली 2 के बजाय 4 ही कॉमन ले लेना चाहिए था, और x² लिखा है तो 4 ही तो लेंगे, पता नहीं वो पिछले वाले पार्ट का पार्ट स्ट्राइक कर गया होगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा सर, ये है आपका टेक्निकली 8x, है ना। तो हो जाएगा 2 × x × 1, तो यहाँ पर टेक्निकली मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 1², मैं इसे क्या लिखूंगा 1²। आई थिंक अभी चीज़ें ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई। 9 × 4 36, बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसे एक गड़बड़, अब देखो 4 × 1 तो आपने +4 किया है, 9 × 4 कितना सर, 9 × 4 हो जाता है टेक्निकली आपका 36 + 4 कितना 40, आपने अपनी मर्जी से 40 ऐड कर दिया। तो आप अपनी मर्जी से 40 ऐड नहीं कर सकते, आपको अगर आपने ऐड किया तो 40 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और इसमें ऑलरेडी मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे +4 ऑलरेडी दिख रहा है, तो टेक्निकली आपने क्या करना है, आपने -36 करना है। अगर यहाँ पे -36 हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा सर, वो उधर जाकर हो जाएगा +36। डू यू ऑल गेट दिस? अगर मैं आपसे फाइनली इसका एक सिंपल सा सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन लिखवाना चाहूँ तो ये होगा x + 1 अपॉन 36। अब जब 4 से 36 डिवाइड होगा तो वो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x + 1 का होल स्क्वायर, मैं इसे लिखूंगा x + 1 का होल स्क्वायर, और क्या डिवीजन में, ध्यान से देखिए, डिवीजन में 4 का 36 9 टाइम्स, है ना। तो 4 का 36 कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, कोई परेशानी? आई थिंक सर सिंपल सी बात है। और क्या, ध्यान से देखो,
y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 का 36, 4 टाइम्स। सो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये बना आपका एलिप्स। अब क्वेश्चन क्या है वो सुना, पहले तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे। वो बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,2। तो क्या आपको याद है ये बात कि अगर मुझे इस पॉइंट 1,2 की इस एलिप्स से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या थॉट अप्लाई करूंगा? सर स्ट्रैटेजी तो बड़ी सिंपल सी है। अगर मुझसे कोई मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है 1,2 की, तो एक बात बताओ, आप इस 1,2 को जरा ध्यान से देखो, इस 1,2 को जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसके मेजर एक्सिस को फिगर आउट कर सकता हूं? क्या मैं इसके माइनर एक्सिस को फिगर आउट कर सकता हूं? मैं थोड़ा सा इस एलिप्स को लेके आपको आइडिया देना चाह रहा हूं। अगर मैं इस एलिप्स को हल्का फुल्का एक सिंपल से मैनर में आपको बना के दिखाऊं तो आपको एक बहुत मजेदार सी बात दिखाई देगी, जो थोड़े से ऑब्जर्वेशन से आप भी स्ट्राइक कर सकते हो अगर आप सीधे सीधे थॉट अप्लाई करो तो। ये मैं बना दे रहा हूं ताकि आपको सिंपली दिख जाए, खैर या आप दिमाग लगा के भी सोच सकते हो। सर इसका सेंटर बताओ। सेंटर होगा -1,2। शैला इसे इसका सेंटर क्या होगा? सर इसका सेंटर होगा -1,2। इफ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, इसका सेंटर होगा -1,2। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई डाउट, कोई परेशानी? आई होप आप सभी को दिख रहा है। अगर इसका सेंटर है -1,2 तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? सर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही इसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा, इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और कहाँ से पास होगा? y इज इक्वल टू 2 से। इसका जो माइनर एक्सिस होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और किससे पास होगा? x इज इक्वल टू -1 से। मेरा आपसे ये कहना है, मेरा आपसे बस ये कहना है, इस पॉइंट को देखो 1,2 को, कहना है इसे, इस पॉइंट 1,2 का y कोऑर्डिनेट 2 है और इस पॉइंट 1,2 का y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब वो इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। मतलब शैला से कि 1,2 जो होगा, मुझे नहीं पता कहीं भी होगा, पर 1,2 जहां भी होगा, चाहे यहाँ हो जहां भी हो, वैसे आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, आप बताओ 9 क्या होता है? सर 9 होता है टेक्निकली 3 का स्क्वायर, है ना। तो आपके a की वैल्यू कितनी आ रही है? सर आपके a की वैल्यू आ रही है 3। गौर से सुनना जो मैं कहना आपसे चाह रहा हूँ। अगर ये 0,0 होता तो इससे 3 डिस्टेंस आके मुझे ये मिल जाता, पर टेक्निकली ये क्या होती है? सर ये 3 डिस्टेंस होती है ना। तो -1 में, अगर -1 में मैं 3 ऐड कर दूं तो -1 + 3 कितना होता है? आई होप आपको स्ट्राइक कर रहा है। -1 + 3, सोच के बताइए। सर -1 + 3 होता है 2। तो टेक्निकली ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा आपका 2,2। तो क्या आप नहीं सोच पा रहे हो आसानी से कि 1,2 यहाँ कहीं लाई करने वाला पॉइंट होगा? मेरी बात आप आराम से समझ पा रहे हो क्या? तो 1,2 यहाँ कहीं लाई करने वाला कोई पॉइंट होगा। अब अगर मुझसे इस एलिप्स से इसकी मिनिमम डिस्टेंस कोई पूछ रहा है तो कहीं और जाने की क्यों ज़रूरत है? इसी लाइन पर, इसी लाइन पर ये 1,2 है और इसका ये एक्सट्रीम है 2,2। इसके अलावा कहीं और भी जाओगे तो आप टिल्ट होते जाओगे, आप शिफ्ट होते जाओगे। तो टेक्निकली शैला से ये जो डिस्टेंस होगी ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि कहीं और जब जाओगे तो वो डिस्टेंस और टिल्ट होगी, वो डिस्टेंस और शिफ्ट होगी। तो टेक्निकली आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस आपको मिलेगी वो यही डिस्टेंस मिलेगी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बहुत बहुत सॉर्टेड सी, डायरेक्ट सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बिना ज़्यादा कन्फ्यूज़ किए। तो सर सीधी सीधी सी बात है, 1,2 की 2,2 से डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट्स। 1,2 की 2,2 से जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट्स। यानी आपका ऑप्शन बी भी क्लियरली सही है, अगर आपको ये बात सीधी सीधी समझ आई तो। आई थिंक कोई इसमें कन्फ्यूजन वाला स्कोप नहीं है। यहाँ तक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्लियर हैं, तो क्या मैं आगे बढ़ूँ? मूव करते हैं इसके अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ तो ऑप्शन सी में क्या लिख रहा है? ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी में वो कह रहा है, बड़े गौर से देखिए, दो बातें हैं। क्या? इफ फ्रॉम अ पॉइंट पी 0, अल्फा, ठीक है सर, एक पॉइंट है पी, टू नॉर्मल्स अदर देन दी एक्सेस, तो जो आपके मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस हैं वो नहीं, उनके अलावा, है ना, नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं इस एलिप्स पर। सर एलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन आई होप आपको पता है, ए सेक थीटा टाइम्स एक्स माइनस बी कॉसेक थीटा टाइम्स वाई, है ना। तो अगर मैं इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिखूँ तो कितनी आती? वो आती 5 टाइम्स सेक थीटा टाइम्स एक्स, आई एम सॉरी, माइनस कितना? बी कितना? 4 कॉसेक थीटा टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 25 माइनस 16 कितना होगा? सर सीधी बात है 9, है ना। 16 + 4 20, 24 + 5 यानी 4 + 5 कितना? 9। तो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन टू द नॉर्मल। और क्लियर सी बात है सर, एक्सेस नहीं है, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस नहीं है, तो बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, वो कह रहा है
आपने इस पॉइंट से वो नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए थे, आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किए गए थे वो इस पॉइंट से किए गए थे। तो शैलाई से अगर वो नॉर्मल इस पॉइंट से ड्रॉ किए गए थे तो ये जो पॉइंट है ये पास होता है उस नॉर्मल से, बिल्कुल सही बात है। तो शैलाई से वो पॉइंट इस नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 0 कॉमा अल्फा अगर मैं यहाँ पास करता हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखो। सो 0 की वजह से पूरा 0, डू यू ऑल गेट दैट। अल्फा जब यहाँ पास किया तो अल्फा क्या होगा, आपका पूरा एक पॉइंट, यानी क्या, y कोऑर्डिनेट। तो y की जगह क्या रखेंगे, अल्फा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, -4 कॉसिक थीटा टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू 9। शराय से अगर मैं यहाँ से अल्फा को और बेहतर और सिंपलर मैनर में लिखना चाहूँ तो अल्फा क्या बन जाएगा, गौर से देखिएगा। अगर मैं अल्फा की आपसे बात करूँ तो सर अल्फा जो होगा वो कितना होगा, -9/4, -9/4, और डिनोमिनेटर में ही कॉसेक थीटा होगा। अगर मैं उसे न्यूमरेटर में लाता हूँ तो शैलाई से सर वो हो जाएगा साइन थीटा। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अच्छा सारी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है। सर साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसे -9/4 से मल्टीप्लाई करूं, -9/4, आई होप आप देख पा रहे हो, -9/4 एक नेगेटिव वैल्यू है तो साइन ऑफ कोर्स चेंज हो जाएंगे। तो साइन थीटा को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, -9/4 से, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -9/4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है +9/4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -9/4। क्या आपको कुछ बात समझ आ रही है? क्या आपको कुछ सिंपल सी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, -9/4 साइन थीटा कितना है सर, वो है आपका अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा, तो अल्फा किस किस के बीच है सर, अल्फा आपका जो है वो दो वैल्यूज़ के बीच है, -9/4 और +9/4। आप सारी बातें छोड़ो, क्या अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है सर मॉड x अगर आपका छोटा है a से तो टेक्निकली x जो होता है वो -a से a के बीच में होता है, या उल्टा अगर x जो है वो -a से a के बीच में हो तो मॉड x प्लस मॉड x जो है वो a से छोटा है उसके इक्वल होता है। तो देखो ना आप, अल्फा जो है वो नेगेटिव ऑफ समथिंग और नेगेटिव ऑफ द सेम थिंग से के बीच में है। तो शैला इसे मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा कि जो अल्फा का मॉड है सर वो 9/4 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, और शायद यही बात हमसे उसने प्रूव करने को कही थी। मेरा यकीन करिए ये क्वेश्चन हम इतनी आसानी से इसलिए सॉल्व कर पाए क्योंकि हमको इसके नॉर्मल की इक्वेशन बहुत जल्दी से लिखते हुए आती है। अगर मुझे बात पता होगी तो मैं इतनी जल्दी 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता हूँ, वरना पहले तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन बनाऊंगा, फिर उसको 0 अल्फा से पास करवाऊंगा और फिर कुछ सोचूंगा। तो मेरा यकीन करिए क्वेश्चंस आसान है बशर्ते आपको कंसेप्ट्स पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए। इसी में एक और वो डी ऑप्शन भी दे रहा है। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है ऑप्शन सी सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसने यही कहा था कि जो आपका अल्फा है वो 9/4 से छोटा होगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों इस क्वेश्चन के सही हैं। मूव करते हैं ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी में वो क्या लिख रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। अगर मैं एक स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करूँ तो स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होता है सर, अगर मैं एक सिंपल सा एलिप्स लेता हूँ, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। सर इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको याद आ रही होगी, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2b² a, याद है ना, फोकस से पास होने वाली आपकी ऑर्डिनेट। तो वो टेक्निकली लेंथ कितनी हो जाती है, 2b² a। वो इस लेंथ को कह रहा है इज 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कितना होता है, 2a। तो वो कह रहा है ये 2a का 1/3 है, 2a का 1/3 यानी 2/3 टाइम्स a। यहाँ से क्या, यहाँ से अगर मैं कुछ रिजल्ट्स निकालना चाहूँ तो सबसे ज़रूरी बात गौर से देखना सर, एक काम करो, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बिल्कुल सही बात है, कोई तकलीफ तो नहीं। अगर ये a को इधर लाया तो शैला से मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट b² / a² इज इक्वल टू 1/3। देखो a को यहाँ लाए तो b² / a² इज इक्वल टू 1/3। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? क्या ये पॉइंट आप सभी ने ठीक से ऑब्जर्व किया? अब ध्यान से देखना, बड़ी सिंपल सी बात है। वो कह रहा है इसकी इसेंट्रिसिटी जो होगी वो 1/√3 होगी। सिंपल सी बात है सर। आप इसेंट्रिसिटी को लेके क्या जानते हो? अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन के साथ काम कर रहा था कि a जो है वो b से बड़ा है, तो इसेंट्रिसिटी को लेके मैं कहूँगा वो होता है 1 - b² / a²। तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1 - 1/3। आई होप आप देख पा रहे हो। e² कितना होगा, 2/3। तो टेक्निकली e कितना आएगा, आप ध्यान से देखो, e जो आएगा वो होगा √2/3। और सर अगर मैं ऐसा कहीं ढूंढूं तो उसने तो कहा 1/√3, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके ऑप्शन ए बी सी तीनों सही थे एक्सेप्ट डी। अगर डी में √2/3 होता तो बिल्कुल वो भी एक सही आंसर होता। क्या ये पार्ट समझ आया? आई थिंक सर चीज़ें बहुत क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आज का आपका अगला क्वेश्चन, जो कि अगेन कैसा क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है, गौर से देखिए। वो कह रहा है दो कोसेंट्रिक एलिप्स हैं, तो जो आपके दोनों एलिप्स हैं वो कोसेंट्रिक हैं, सच दैट
द फोकाई ऑफ वन आर ऑन द अदर एंड देयर मेजर एक्सेस आर इक्वल। अब सोच के देखो सर, दो कोसेंट्रिक एलिप्स हैं तो दोनों एलिप्स के सेंटर सेम है, अच्छी बात है, और वो इस तरीके से डिजाइन है कि उन दोनों की फोकाई एक दूसरे पर लाई करती है। सर सारी बातें छोड़ो, इसको थोड़ा ना ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फिर हम सारे ऑप्शंस की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा चीज़ों को आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो सर ये रहा आपका एक इलिप्स है ना, मैं एक रैंडम सा एक इलिप्स ले रहा हूँ इस तरीके से, और मैं इसको कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि इसमें मैंने, ये रोटेट क्यों नहीं होता है भाई, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ कहीं, है ना, और फिर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करके इसके ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ध्यान से देखते जाइएगा, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्मूथ हैं, समझ आती जाएंगे आप। जैसे मान लो ये आपका क्या है भाई, इसका मुझे मेजर एक्सिस ये दिखा दे तो बात बन जाएगी। मैं थोड़ा सा इसका मेजर एक्सिस और ड्रॉ कर लूँ तो मैं आपको बता पाऊंगा कि चीज़ें कैसे होंगी। देखो ध्यान से, ये जो है आपका, मान लो ये रहा आपके इस वाले एलिप्स का मेजर एक्सिस, जो कि आप विजुलाइज कर पा रहे हो मैं किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, है ना। इसे थोड़ा सा अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँ तो जो भी है, चलो ये ऐसा है ना। अब आप बात समझने की कोशिश करना, जो वो बात कहना चाह रहे हो क्या, अच्छा इसका भी मेजर एक्सिस में ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? अगर मैं चाहूँ तो डेफिनेटली सर आप इसका भी मेजर एक्सिस बना ही लो, है ना। तो अगर मेजर एक्सिस बनाया तो इसका मेजर एक्सिस हम लेते हैं, तो जो कि मुझे कुछ ऐसा कायदे से कुछ, तो अगर मैंने इसको उठा के शिफ्ट किया, पहले इसको उठा लेते हैं, फिर इसे रोटेट कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन। इससे मैंने उठाया यहाँ से, इससे फिर मैंने रोटेट किया और फिर मैंने इसे यहाँ पर रखा कुछ इस तरीके से, ताकि ये इस एलिप्स का क्या बन गया भाई, मेजर एक्सिस, है ना। तो ये हमारे इस एलिप्स का मेजर एक्सिस बन गया, जो कि कुछ इस तरीके से। और वो ये कहना चाह रहा था कि ये दोनों कोसेंट्रिक है ना, तो अगर इन दोनों को कोसेंट्रिक बनाना है तो थोड़ा सा मैं इनको शिफ्ट कर लूँगा ताकि ये चीज़ें इस तरीके से दिखें, है ना। मैं हल्का सा इन दोनों एलिप्स को शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं इस एलिप्स को शिफ्ट करूँ तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आई थिंक चीज़ें बिल्कुल बीच में आ जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस एलिप्स को भी अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करूँ तो चीज़ें मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी, है ना। ये वाले एलिप्स को हम कर देते हैं डिलीट। बस आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, आई थिंक अब चीज़ें क्लियर हैं, अब चीज़ें सॉर्टेड हैं। अब सुनते जाइएगा, काम की बात क्या है वो सुनना। उसने कहा था पहली बात तो ये दोनों एलिप्स कोसेंट्रिक हैं। एलिप्स कोसेंट्रिक है मतलब क्या, मतलब अगर मैं इस एलिप्स के सेंटर की बात करूं और इस एलिप्स के सेंटर की बात करूं तो वो दोनों सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है उस बात से। दूसरी बात, आप जब इस एलिप्स के फोकाई ढूंढते हो, जब आप इस एलिप्स के फोकाई ढूंढते हो तो वो इस एलिप्स पर लाई करते हैं। क्लियर सी बात है। जो आपका ये वाला एलिप्स है, मैं एलिप्स को नाम दे देता हूँ, लेट्स कॉल दिस एलिप्स एस E1, है ना, और ये वाले एलिप्स को मैं कहता हूँ E2। तो उनका ये कहना है जो आपका एलिप्स 1 है उसके जो दोनों फोकाई हैं वो एलिप्स 2 पर लाई करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सिमिलरली उनका ये भी कहना है कि सर जो आपके एलिप्स 2 के फोकाई हैं, जो आपके एलिप्स 2 के फोकाई हैं वो आपके एलिप्स 1 पर लाई करते हैं। आप देखो ध्यान से, एलिप्स 2 का मेजर एक्सिस, उसके ये फोकाई, और वो किस पर लाई करते हैं, वो एलिप्स 1 पर लाई करते हैं। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? और अब क्या, अब अगर मैं आपसे सीधी सी बात कहना चाहूँ तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सॉर्टेड सी बात है, इसको गौर से सुनना। ये बात आपकी बहुत सारे एजम्पशंस और बातें दूर करेंगी। आप एक बात सोच के बताओ, सिंपल सी बात है, ये कोसेंट्रिक है, अच्छा सर ये दोनों फोकस हैं, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम को मैं कुछ उठा के ऐसा बना देता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो, पर वो उस तरफ जा नहीं रहे, है ना। चलो इसको ऐसे रखते हैं। एक पैरेललोग्राम में मुझे आप बता सकते हो कि अगर मैं इन दोनों अपोजिट वर्टाइसेस को ऐड करूँ तो क्या बनेगा? सर इनको ऐड करने से आपका डायगोनल बन जाता है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया, कनेक्ट किया तो डायगोनल बना। सिमिलरली इसी तरीके से अगर इन दोनों अपोजिट वर्टाइसेस को मैं ऐड करूं तो क्या बनेगा? तो सर एक और डायगोनल बन जाएगा। अच्छा अगर ये पैरेललोग्राम था, अगर सर आप कह रहे थे कि ये पैरेललोग्राम था, तो ऑफ कोर्स आप ये कहना चाह रहे थे कि ये दोनों साइड्स ना सिर्फ पैरेलल हैं बल्कि इक्वल हैं, और सिमिलरली ये दोनों साइड्स भी ना सिर्फ पैरेलल हैं बल्कि इक्वल हैं। हाँ बिल्कुल यही कहा मैंने आपसे। तो क्या आप ये नहीं नोटिस करते हो कि पैरेललोग्राम में ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होता है, मतलब ये जो है ये बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट होता है। सिमिलरली ये डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट होता है इस आपके पैरेललोग्राम के सेंटर से। इसी बात को अगर मैं मद्देनजर रखते हो आपसे एक बात पूछूं तो सोच के देखो, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, है ना। इन 4 पॉइंट्स में अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं कि अगर मैं इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक शेप बनाता हूं, इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक शेप बनाता हूं, अब हो सकता है वो दिखे ना क्योंकि मैंने बहुत ही चीज़ें प्रिसिजन के साथ नहीं बनाई है, बट मेरी बात से आप ज़रूर सहमत होंगे कि सर देखो कुछ तो बड़ी सिंपल सी बात है जो शायद आपने नोटिस ना की।
बहुत ध्यान से आप खुद इस बात को ऑब्जर्व कर पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ सर यहाँ पर कुछ तो बड़ा मज़ेदार सा हो रहा है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है उस पर बात करते हैं। आप इस शेप को देखो, आप जब इस शेप को देखेंगे तो ये शेप के बारे में ओपिनियन आपका निकल कर आएगा। गौर से देखो सर, आपको क्यों ये बात नज़र नहीं आ रही है कि सर इस रेक्टेंगुलर शेप या पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलैटरल शेप, जो भी हमें नहीं पता अभी, लेकिन ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है इसकी फोकाई और उसकी फोकाई को अगर डायगोनल की तरह ट्रीट करते हुए तो ये बात समझ आ रही है। ध्यान से देखो कि सर ये पॉइंट इन दोनों फोकस का मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। बिल्कुल सही बात, सोच के देखना। सिमिलरली ये पॉइंट इन दोनों का भी मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो टेक्निकली शैलाई से कुछ पता हो या ना पता हो, ये आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम बन रहा है इन दोनों एलिप्स का। ये जो इस एलिप्स को अगर मैं डायगोनल ट्रीट करके और इस एलिप्स को डायगोनल ट्रीट करके, आई होप आपको अपोजिट वर्टाइसेस दिख रही होंगी, है ना। तो इन दोनों की ये वाली फोकाई, दोनों एलिप्स की इंडिविजुअल एक एक फोकाई, और इन दोनों एलिप्स की वाली फोकाई लेके इस तरीके से अगर मैं एक क्वाड्रिलैटरल शेप बनाऊं तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन तो ये दिख जाता है सर कि ये क्या बन रहा है, ये एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, जिससे मेरी यकीन है ना सिर्फ एक क्वाड्रिलैटरल बल्कि टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी प्रिसाइज आई वुड से कि सर ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, जिसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, अब एक काम करते हैं, चीज़ें सीधे सीधे वर्कआउट करते हैं। देखो मैं सर क्या इस एलिप्स की इक्वेशन को, मैं क्या इस एलिप्स की इक्वेशन को कुछ लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ। जो एलिप्स 1 है उसकी इक्वेशन तो हमारी स्टैंडर्ड एलिप्स में मान लेता हूँ, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिल्कुल मान सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर एक सीधा सीधा सा काम करते हैं, मैं एलिप्स 2 के फोकाई ढूंढता हूँ। देखो 2-3 नॉमेनक्लेचर और कर लेते हैं। इस वाले फोकस को मैं कह लेता हूँ एस और इसे मैं कह लेता हूँ एस डैश। सिमिलरली इस वाले, इसके फोकाई को, इस फोकस को एच और इस फोकस को हम कह लेते हैं एच डैश। अब सुनना सर, सीधी सी बात है, आपने ये वाला जो आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है इसको आपने वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तरीके से मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पे प्लॉट किया है। अब गौर से देखना, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इस तरीके से आपका पॉइंट हो जाता है ओरिजिन, जिसे आप अभी फिलहाल ओ से डिनोट कर लो। अब गौर से देखना, सिंपल सी बात है, अगर ये पैरेललोग्राम है जिसमें ओ एच डैश और ओ एच इक्वल है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि एच एच डैश जो है वो लेट्स से एक डिस्टेंस है जिसे मैं कहता हूँ 2r। तो आप ओ एच डैश को क्या कहोगे, मैं ओ एच डैश को कहूँगा r, है ना। अब सुनना ध्यान से, मैं अगर मान लेता हूँ ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये मान लो थीटा है ना। तो एच डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, ओ एच डैश की डिस्टेंस है r, तो एच डैश के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आपके r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। आप सब इस बात से सहमत होंगे। और मैं एक छोटी सी बात आप सबको कह देना चाह रहा हूँ कि जो एच डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो भी हैं, मैं ये जानता हूँ कि जो एच डैश आपका है वो इस एलिप्स पर E1 पर लाई करता है। सॉर्टेड। तो आपका टेक्निकली E2 का जो ये फोकस है एच डैश वो E1 पर लाई करता है, तो एच डैश E1 को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ r cos थीटा एक्स स्क्वायर की जगह, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख ले रहा हूँ, ये लिख ले रहा हूँ मैं r स्क्वायर कितना cos स्क्वायर थीटा। आई होप इस बात से कोई आपत्ति नहीं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्लियरली आपको मिलेगा a स्क्वायर। आई होप आप सब ये बात सीधे सीधे समझ पा रहे हो। इसके साथ साथ आगे क्या, आगे देखना ध्यान से सर, यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे r sin थीटा। तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय क्लियरली b स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात का आप जवाब दो, एक छोटी सी सिंपल सी बात का जवाब दो, सोच समझ के देना। ये h और h डैश के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, अच्छा छोड़ो, s और s डैश के बीच में डिस्टेंस कितना होगा सर, s और s डैश के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, जो कि होता है 2ae। ध्यान से सुनना, क्या उसने आपसे क्वेश्चन में कहा था कि सर दोनों के मेजर एक्सेस इक्वल है? अगर दोनों के मेजर एक्सेस इक्वल हैं तो शैलाई से जो इसके लिए 2a होगा वही इसका 2a होगा। हालांकि दोनों की फ्लैटनेस अलग अलग हो सकती है जिस वजह से वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो E2 की इसेंट्रिसिटी को मैं मान लेता हूँ लेट्स से E डैश, और E1 की इसेंट्रिसिटी को मैं मान लेता हूँ लेट्स से E। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो। तो टेक्निकली जो E2 की इसेंट्रिसिटी है उसके कारण अगर मैं उसकी दोनों फोकाई H और H डैश के बीच के डिस्टेंस की बात करूँ तो सर वो क्या होगी सर, उसके लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला है 2ae, लेकिन E2 की जो इसेंट्रिसिटी है वो होगी E डैश। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ से ज़रा सोच के देखो, सिंपल सी बात, अगर एच एच डैश हमने माना था 2r और उन्होंने कहा एच एच डैश 2ae, तो टेक्निकली 2r और 2ae इक्वल हो गए, बिल्कुल हो गए। अगर 2r और 2ae डैश इक्वल हो गए तो 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आती, वो आती है ae डैश। तो ये जो डिस्टेंस है वो ae डिस्टेंस ae डैश होना तय है, जो कि इतना दिमाग लगाए बिना भी आप सीधे सीधे सिंपल सा पॉइंट समझ सकते हो। सेंटर से
फोकस की डिस्टेंस ए ई ही होती है, तो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी आपने ई डैश मानी है तो वो ए ई डैश ही आनी, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, है ना। अब अगर मैं आर की जगह क्या पास कर देता हूँ यहाँ पर ए ई डैश, तो ध्यान से देखना सिंपल सी बात है, यहाँ पास किया ए ई डैश, तो क्या बन रही है इक्वेशन, उस पर बात करते हैं। ये बनेगा ए स्क्वायर ई डैश का स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर ई डैश का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस अब यहाँ पे है बी स्क्वायर। हम जानते हैं सर बी स्क्वायर को लेके एक बड़ा सिंपल सा ओपिनियन कि बी स्क्वायर जो आपका होता है, आई एम रियली सॉरी, ऐसे सोच के देखना, जो बी स्क्वायर आपका टेक्निकली होता है वो ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अगर ऐसे क्लिक नहीं करता है तो ऐसे सोचो, जो आपकी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आई होप आप भूले नहीं हो, इसेंट्रिसिटी का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, गौर से देखना, अगर ए स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई किया, या छोड़ो सारी बातें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर लाए, ई स्क्वायर को इधर लेके, तो हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर आया उसका ए स्क्वायर यहाँ लेके आए, तो शैलाई से ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने बी स्क्वायर की एक वैल्यू ए स्क्वायर के टर्म्स में लिख ली है, तो जरा इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो बी स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, ई स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। एंड माइंड यू एवरीवन, ये ई और ये ई डैश में फ़र्क है। ये ए और बी कहाँ से निकाल के ला रहा हूँ मैं, ये ए और बी आपके इस E1 वाले एलिप्स के लिए ला रहा हूँ। अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है तो चीज़ें समझते चले जाना, है ना। अब सर क्या आप लिख रहे हो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर कितना है, आर है ए ई डैश, तो ए डैश मतलब ए स्क्वायर ई डैश का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए डैश ए स्क्वायर डॉट ई डैश का स्क्वायर, और कितना साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1। कुछ तो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, है ना। ये पार्ट थोड़ा सा अलग है तो इसे अलग ही रखिएगा, ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसे मत कंफ्यूज करिएगा, ये एक अलग चीज़ है ना, जो आप सबको बाय डिफ़ॉल्ट दोनों बातें पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब वापस आते हैं यहाँ पर, सर थोड़े सिंप्लीफिकेशंस की गुंजाइश आपको दिख रही है क्या? मुझे दिख रही है कि सर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए बिना अब सबसे पहले तो इस ए स्क्वायर से इस ए स्क्वायर को और इस ए स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर हटा सकते हो, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात होगी सर। एक और छोटा सा काम अगर आपको दिख रहा है तो हम कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी बात है, गौर से देखो। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, मैं इसको इसके पास अलग से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और इसको इसके साथ अलग से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। इसका मतलब क्या है वो सुनना, ये तो क्या रहा आपका ई डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब सुनिएगा ध्यान से, ई डैश स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या लिख रहा है, ध्यान से देखना, ये लिख रहा है ई डैश स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आपको पार्ट दिख रहा है, आई होप आप सभी को दिख रहा है, प्लस ई डैश स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे आप लिखोगे मैं उसे उस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो वो क्या दिखेगा, गौर से देखना सर, वो दिखेगा 1 माइनस, गौर से देखना वो क्या दिखेगा सर, वो दिखेगा ई डैश का स्क्वायर अपॉन में कितना 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या ये पूरा पोर्शन बिना कन्फ्यूजन क्रिएट किए आपको समझ आ रहा है? क्या ये पूरा पोर्शन बहुत सॉर्टेड से मैनर में समझ आ रहा है कि कहाँ ये लेकर जा रहा है आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस ऑफ ई डैश स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन दिस, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ आ रहा है। इसके साथ साथ 1 को वहाँ पर ऐसा का ऐसा रखा, ई डैश स्क्वायर इंटू 1 अपॉन दिस मैंने उठा के वहाँ लेकर गया। अब अगर आपसे मैं गौर से चीज़ें देखने को कहूँ तो आप एक बहुत मज़ेदार से कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हो कि सर देखो ध्यान से, अगर आप क्या करते हो, अगर आप सिंपल सा ये जो आपका है यहाँ से ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हो, तो अगर आप सिंपल सा ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हो तो क्या दिखता है, इस पे बात करते हैं। मैं चीज़ों में दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इससे कॉम्प्लिकेट करें, पर मैं कह रहा हूँ नहीं करें, आप बस कॉमन लीजिए, है ना। तो आपने क्या किया, आपने ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच रहा है सर, यहाँ अंदर बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? आई होप ये थोड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है। इसे थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखो यहाँ पे आप लिख लो 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इस सिंप्लीफाई हो सकता है ना, ध्यान से देखना। 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ आया, तो 1 माइनस ई स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा माइनस ई स्क्वायर न्यूमरेटर में, है ना। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ ताकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी सीधे सीधे से सिंप्लीफाइड हो जाए। मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया किसे, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस ई स्क्वायर को, है ना। ये बात आपको समझ आई, और चूंकि यहाँ पे 1 आपका माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा -1, कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप आप देख पा रहे हो जा रहा है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर।
माइनस को अगर यहाँ भेज दिया तो ये टेक्निकली हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। सो टेक्निकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये टेक्निकली मुझे क्या दिखेगा, ये सीधा सीधा मुझे दिखेगा ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। कोई बहुत कन्फ्यूजन सा तो माहौल नहीं बन रहा है अभी सर। सिमिलरली अगर चीज़ें यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए तो संभावना है क्या? हाँ दिख तो रही है। कैसी? गौर से देखो। फिर वही बात 1 माइनस ई स्क्वायर, पर यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, वो क्या है? आपका ई डैश का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो है आपका ई डैश का स्क्वायर है, तो इसको आई कीप एज इट इज। इसे मैं ऐसा कैसा रखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ 1 माइनस ई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीज़ों में किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट है? आई होप बड़ी सिंपल सी हमने बातें की हैं, हमने कोई बहुत बड़ा मेजर सा बदलाव नहीं लाए हैं और चीज़ों को अभी सिंपल सी सॉर्टेड से मैनर में एडजस्ट करने की कोशिश की। अगर अभी तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है तो अब सर सीधी सी बात करते हैं। मैं इस थीटा तक आना चाह रहा हूँ, मैं टेक्निकली इस थीटा को वर्कआउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस थीटा को सिंप्लीफाई करने की जद्दोजहद में चीज़ें एडजस्ट करने की तलाश में हूँ। अब अगर ऐसा करना चाहा तो क्या होगा, इस पे बात करते हैं। सर सारी बातें छोड़ो, यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में है, बिल्कुल सही बात। तो क्या मैं इस ई स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पहुँचा सकता हूँ? बिल्कुल पहुँचा सकता हूँ। तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, सारा एक साथ नहीं कर दे रहा हूँ ताकि फालतू का कोई कन्फ्यूजन ना बने। तो देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये ई डैश स्क्वायर को सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाता है ई डैश का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस पूरे पार्ट को हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस पूरे पार्ट को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। देखिएगा कैसे चीज़ें बदलेंगी। कॉस स्क्वायर थीटा विल रिमेन एज इट इज, है ना। तो ध्यान से देखना क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, जरा उन पे बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आई हैव कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो सर, आपका ये जो है ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये क्या है न्यूमरेटर में? सर न्यूमरेटर में आपका है ई स्क्वायर माइनस 1, हमारा कहाँ गया, हाँ ये रहा कॉस थीटा, है ना। तो न्यूमरेटर में आएगा ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर डॉट ई डैश का स्क्वायर। अब आप चीज़ें कैंसिल होते हुए देखिएगा, जो मैं आपको सीधे सीधे दिखाना चाह रहा हूँ। क्या ये पार्ट आपको समझ आए कि ये हमने कैसे लिखा? अब देखोगे गौर से, यहाँ लिखा है 1 माइनस, अगर आपको लग रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर लो ताकि फटाफट आपको चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड से दिख जाएं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि देखो ये और ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो न्यूमरेटर में क्या दिखेगा? सर न्यूमरेटर में आपको दिखेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, माइनस क्या, माइनस ई डैश का स्क्वायर, माइनस ई डैश का स्क्वायर अपॉन में क्या सर, अपॉन में आपको 1 माइनस ई स्क्वायर दिख रहा होगा। क्या अब आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें जो मैं कहना, दिखाना है, समझाना चाह रहा हूँ? शायद अब हम एक ना एक ऑप्शन तक, थीटा तक तो पहुँच जाएंगे अगर चीज़ें सिंप्लीफाई करें तो। कैसे? गौर से देखो सर, सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये ई स्क्वायर माइनस 1 से ई स्क्वायर माइनस 1 को कैंसिल कर दो। यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर मैं इसे नेगेटिव पॉजिटिव बना दूँ तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये ई स्क्वायर माइनस 1 बन जा रहा है। तो टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये ई स्क्वायर माइनस 1 इस ई स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है। आई होप जीवन सॉर्टेड है। अब ई स्क्वायर डॉट ई डैश स्क्वायर से इसे हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर अभी मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए कॉस थीटा क्या आएगा, तो अंडर रूट ओवर, सिंपल सी बात है, ई स्क्वायर अपॉन दिस, तो एक ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो ई डैश का स्क्वायर अपॉन दिस, तो ई डैश के स्क्वायर से कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 1 अपॉन ई स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। और क्या सर, ध्यान से देखो, फिर बचेगा -1 अपॉन दिस, तो ये बचेगा -1 अपॉन ई स्क्वायर डॉट ई डैश का स्क्वायर। और अगर मैं सिर्फ थीटा आपसे निकलवाना चाहता तो मैं कॉस को उधर पहुंचा देता, तो शलाई से थीटा जो आता वो कितना आता सर, वो आता कॉस इनवर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। क्या ये पार्ट समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अगर अभी हमने क्या फिगर आउट किया है, महज थीटा, तो मैं सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक एक करके हम एक एक ऑप्शन देखते हैं और समझते हैं। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द फोकाई ऑफ द टू इलिप्स इज अ पैरेललोग्राम, ये तो हमने जस्ट अभी प्रूव किया है। द एंगल थीटा बिटवीन देयर एक्सेस इज गिवन बाय दिस, आई थिंक सर यही एग्जैक्टली हम निकाल कर लाए थे, तो ऑप्शन बी भी सही है। अब ऑप्शन सी की अगर बात करें, ऑप्शन सी में वो क्या कह दे रहा है, वो एक ज़रूरी सी बात कह दे रहा है आपसे कि सर आपका ई स्क्वायर और ई डैश का स्क्वायर 1 हो, अगर ये 1 हो तो जो एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ द टू इलिप्स होगा वो 90 डिग्री होगा। तो दोनों एंगल, जो दोनों आपके एलिप्स हैं उनके बीच का जो एंगल है, उनके जो एक्सेस के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री होगा। एक बात बताओ, सोच के सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसे थोड़ा घुमाता, अगर ये 90 डिग्री तक ले जाना होता तो टेक्निकली आप क्या कहते हैं, इसको घुमा देते। आप बात समझना, मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो क्या होगा, गौर से देखना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपका ये
एक एलिप्स का क्या है, माइनर एक्सिस या मेजर एक्सिस जो भी आपको कहना है कह लीजिए, और ये एक एलिप्स का है। देखो हमारे पास एक एलिप्स तो ये वाला था, हमारे पास एक एलिप्स तो ये वाला था, अगर आप सब इस बात से सहमत हो तो बिल्कुल सर ये वाला एक एलिप्स था आपका। आई होप ये बात आपको परेशान नहीं करी। और इसी में सर एक एलिप्स और था, इसी में एक एलिप्स और था, ये वाला है ना, ध्यान से देखना। लेकिन इस एलिप्स की खास बात ये थी सर कि ये एलिप्स एक्चुअली अगर आपने इस पर परपेंडिकुलर बना दिया है तो क्या होगा, ये एलिप्स अगर परपेंडिकुलर हो गया, अब आप समझना, इस एलिप्स का इस एलिप्स का मेजर एक्सिस ये है और इस एलिप्स का मेजर एक्सिस ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। कोई बात फर्क तो समझ नहीं आ रहा है। तो जो हमने यहाँ पर फोकाई का एसेंट्रिक एंगल लिया था, जो आपने उसका एसेंट्रिक एंगल है, उसका जो पॉइंट लिया था, तो वो थीटा कितना लिया था आपने, थीटा लिया था इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए। अब अगर वो इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा जो अगर आपने निकाला है, जो ये फोकस का जो ओरिजिन से कनेक्ट करने वाली लाइन है, अगर वो 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो शैलाई से यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा सर कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये थीटा 90 हुआ तो क्या आपको एक बहुत सिंपल सी बात नजर आएगी कि आप थीटा 90 यानी कॉस 90 ले रहे हो, और कॉस 90 कितना होता है सर, हम सब जानते हैं कॉस 90 आपका जीरो होता है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं जीरो रखता हूँ तो क्या होगा, इस बारे में वो बात कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? उसने क्या कहा है, उसने कहा है सिंपल सी बात कि अगर आपके दोनों जो एलिप्स हैं उनके एक्सेस, अब या तो आप मेजर ले लो या माइनर कोई सा भी ले लो, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होते हैं वो, तो कह रहा है दोनों के मेजर एक्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है मतलब क्या, ये कुछ उस तरीके से बनेगा। अब ये जो मेजर एक्सेस है एलिप्स का वो कुछ ऐसा टिल्ट हो गया है। अब वो टिल्ट हो गया मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हुआ मतलब यहाँ पे कुछ मुझे दिखा, यानी कॉस 90 यानी कितना जीरो। तो ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसकी वैल्यू जीरो है मतलब अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट जीरो है, तो मैं इसे जीरो रखता हूँ। मैं इसे क्या करता हूँ, जीरो। मैं किसे जीरो रख रहा हूँ, गौर से देखना, मैं जीरो रखता हूँ 1/e² है ना, ये आपका एक्सप्रेशन है जीरो। तो ये वाला पार्ट उठ के उधर चला जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो इमेजिन करो तो उधर गए, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या होगा, जो कि टेक्निकली आपका होगा 1/e² प्लस 1/e²। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बहुत स्मूथ से क्लियर से मैनर में। अब मेरा आपसे बस इतना सा कहना है, अगर आप चीज़ें देखें तो क्या आप एक बेसिक सा कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो कि सर देखो इसे यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल किया, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा e², तो ये जो एक्सप्रेशन दिखेगा वो दिखेगा e² प्लस e² अपॉन e² टाइम्स e², which is equal to what, which is equal to 1 upon e².e'²। और अगर आप यहाँ से चीज़ें देखें तो मेरे ख्याल से तो सर बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, दिस गेट्स कैंसल्ड बाय दिस, सो टेक्निकली जो आपका आता है क्या e² प्लस e'² वो कितना आता है 1। अगर e² और e'² आता है 1 तो क्या ऐसा ही मुझे इस ऑप्शन में दिया गया है, शायद हाँ ऐसा ही मुझे कुछ एग्जैक्टली इस ऑप्शन में दिया गया है। और ऑप्शन डी में जब वो नन ऑफ दीज कह रहे हैं, नहीं सर 3 ऑप्शंस करेक्ट हुए हैं तो नन ऑफ दीज क्यों मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज तब मार्क करते मतलब नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होता अगर ये तीनों सही नहीं होते तो। आई थिंक सर ए बी और सी तीनों ही क्लियरली सही ऑप्शंस हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, एक काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन जिसने आपके दिमाग के कई सारे तार खोले होंगे एलिप्स की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। ये बात समझ आई, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, ये आपके IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक मजबूत तैयारी हो रही है भाई, है ना। इसमें अब अगर मैं इस क्वेश्चन पर बढ़ता हूं तो वो क्या लिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो आपसे एक एंगल की बात कर रहा है, वो आपसे टेक्निकली एक अल्फा एंगल नहीं, अल्फा बेसिकली एक पैरामीटर है, ठीक है सर, इस पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले क्या, उससे पहले वो कह रहा है पेयर ऑफ वेरिएबल स्ट्रेट लाइंस, है ना। अल्फा एक पैरामीटर है जो हम समझेंगे कि क्या है, पेयर ऑफ वेरिएबल स्ट्रेट लाइंस, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस का पेयर है। आई होप आपको समझ आ रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस का पेयर। जैसे अगर मैं थोड़ा ठीक तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिखूँ, इसे गौर से देखना, अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, देखो इसे अगर मैं लिखता हूँ x², है ना, ध्यान से देखना, प्लस 4y² इज इक्वल टू अल्फा xy, है ना। अगर मैं xy को डिनोमिनेटर में लाता हूँ तो गौर से देखो, मैं एक छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ यहाँ से सिंप्लीफिकेशन, या नहीं भी करोगे तो चलेगा बट कर भी दोगे तो अच्छी बात है। ध्यान से देखो, मैं xy को यहाँ लाता हूँ तो ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है x/y। आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं xy को यहाँ लाता हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाता है 4 टाइम्स y/x इज इक्वल टू अल्फा।
ऐसा क्यों किया, बात करेंगे इस बारे में। जो भी हमने किया भी आप थोड़ा सा पेशेंटली इस बात को समझना, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं है ना। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डू यू रियलाइज कि ये जो है अपनी होमोजेनाइज्ड फॉर्म में है। होमोजेनाइज्ड फॉर्म मतलब याद आ रहा है आपको, देखो यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है, क्योंकि x की पावर 1 और y की पावर 1 ने इस पावर को 2 बरकरार रखा है। अब क्या, अब अल्फा एक रियल पैरामीटर है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो पेयर ऑफ आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं, ये आपके इस कर्व को, आपका ये जो टेक्निकली एलिप्स है, इसको 2 पॉइंट्स ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है सर, तो वो जो 2 पॉइंट्स ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है, आपने क्या किया, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी। तो आपने वो जो 2 पॉइंट्स थे ए और बी, उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ की, और जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो ये पूछ रहे हैं। बहुत मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। मैं टेक्निकली इस वाले पार्ट को अभी स्किप करते हुए ये थोड़ा सा सिनेरियो आपके सामने डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना, आपके पास पहले तो एक इलिप्स है, और अगर इस इलिप्स को आप देखें तो सर ये इलिप्स बड़ा मज़ेदार सा है। ये है एक्चुअली x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो सर ये इलिप्स तो सॉर्टेड सा है। इस इलिप्स को लेके मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल सा यही है कि अगर आप ये इलिप्स बनाएं तो सिर्फ वही बात, ये रहा आपका y एक्सिस, है ना, और यहाँ पर ये रहा आपका x एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, है ना। और सर अगर आपको y एक्सिस और x एक्सिस मिल गए हैं तो क्या आप इलिप्स ड्रॉ करेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। ये क्या रहेगा भाई, ये टेक्निकली आपका हो जाने वाला है इलिप्स। बहुत बढ़िया, ये रहा अगर आपका इलिप्स, जैसे मैंने ये इस तरीके से बनाया, है ना। अब आप एक बात समझने की कोशिश करना, आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी, आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी जिन्होंने इस इलिप्स को कहीं ना कहीं कट किया। तो इस इलिप्स को उन्होंने 2 पॉइंट्स अल्फा और बीटा, या सॉरी ए और बी पर कट किया। ठीक है सर, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी इसको उसने ए और बी पर कट किया। मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, मैं बस मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ए और कहीं ना कहीं मुझे लेट्स से बी मिल रहा होगा। तो लेट्स से मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा सिनेरियो को, उसने ए और बी पर इंटरसेक्ट किया। इस बात को तो आप समझ रहे हो। अब सोच के देखना, आप इस बात को बस समझो, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन 0,0 से पास होती है। आप देखो ना, होमोजेनाइज्ड फॉर्म है, आप समझो 0 0 0, आप देखो 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं। अगर ये ओरिजिन से पास होती है तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना भी चाहूँ तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कुछ ऐसी जा रही होंगी, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, इफ़ आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू गाइज एट ऑल। तो ये वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है ना। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनिएगा ध्यान से, आपने क्या किया, आपने ए और बी पे क्या ड्रॉ की, टेंजेंट्स। ठीक है सर, मैं ए और बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ। तो सोच के देखना है क्वेश्चन खत्म होने को, अगर आप चीज़ें सोच पा रहे हो तो। सर मैंने ए पर टेंजेंट जो ड्रॉ की है वो टेंजेंट मेरे ख्याल से कुछ ऐसे निकल जा रही है। आप देख पा रहे हो, ये जो ए पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल जा रही है। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से क्या आप बी पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे? हाँ सर, बहुत आराम से कर लेंगे। तो ये जो ए और बी पर जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मैं मान लेता हूँ P, जिसे मैं कहता हूँ h, K, क्योंकि मुझे इसका लोकस निकालना है। पहली बात तो क्या आपको सिनेरियो क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा यकीन करिए। थॉट क्या होगा, अप्रोच क्या होगी, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। हम पहले तो होमोजेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सर किसके होमोजेनाइजेशन की तरफ? मैं इस इलिप्स की इक्वेशन को होमोजेनाइज करूंगा। ऐसे कैसे आप होमोजेनाइज करेंगे और क्यों करेंगे? सर मैं इलिप्स की इक्वेशन को होमोजेनाइज इसलिए करूंगा, बात गौर से सुनना, बड़ी सिंपल सी बात है, मान लो, ध्यान से सुनना। क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि इस P जो पॉइंट है, जो कि आपका क्या है, h, K एक पॉइंट है, इस P पॉइंट से अगर मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो ड्रॉ की हैं, इस P पॉइंट से जो हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो 2 ड्रॉ की हैं, क्या इन लाइंस की इक्वेशन ढूंढी जा सकती है? सर इन लाइंस की इक्वेशन ढूंढने का काम तो बड़ा आसान सा है। मैं सबसे पहले तो इसके बजाय इस AB कॉर्ड की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। आई होप आप इस बात से सहमत हैं कि हम इस AB कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेस्ड अप तो नहीं हो रही चीज़ें। आप याद करो, व्हाट इज AB? AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस एलिप्स with respect to the point P। एलिप्स क्या है सर? एलिप्स आपका है स्टैंडर्ड x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 1। तो x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर एलिप्स। इस एलिप्स की h, K के रिस्पेक्ट में अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB ढूंढूं तो शैलाय से AB की इक्वेशन जो दी जाएगी वो होगी T इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, h, K।
आई होप आप समझ पा रहे हो। इस एलिप्स में अगर मैं t इक्वल्स टू 0 बना दूं h कॉमा k के रिस्पेक्ट में, टेक्निकली दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी। डू यू ऑल गेट दैट? तो ए बी कॉर्ड की इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, x(x1) तो कितना हो जाएगा hx अपॉन 4 प्लस y(y1) तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ky अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब आप यकीन करिए एक बहुत मज़ेदार सा वाक्य आपके सामने होने वाला है और इससे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में ये बात रियलाइज़ करेंगे कि देखो सर, हम ये जो दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं इनको हम अपने तरीके से कैसे लिखेंगे। सुनिएगा ध्यान से, ये आपका ओरिजिन है, मान लिया ये आपका ओरिजिन है। अब आप सोच के देखो, सिंपल सी बात है कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, याद करिएगा कि अगर ये मान लो आपका वाई एक्सिस है, कुछ भी हो मतलब कि रैंडम सा मैं बस बना दे रहा हूँ चीज़ें, और ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है ना, और सर मान लो यहाँ पर कोई कर्व है इस तरीके से, है ना, और इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो सर जिन पॉइंट्स पर ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को, जिन 2 पॉइंट्स पर ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है, उन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से मिलाने वाली स्ट्रेट लाइंस की, मतलब मैं इसकी OA और OB की इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूँ। हमने सीखा है कि आपको ये बात याद आ रही है कि अब अगर आपके पास एक कर्व है और अगर उसे कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो हम सीधी सी बात जानते हैं सर, होमोजेनाइजेशन के थ्रू, हम होमोजेनाइजेशन अगर यूज़ करें तो बहुत आराम से हम ओरिजिन से जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको ज्वाइन करने वाली दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है, वो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हैं। सर ये तो उन्होंने दे रखा है, तो उन्होंने जो भी दे रखा है वो रहने दो। आप मुझे बताओ क्या आपके पास कोई तरीका है? सर है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो इस कर्व की कोई इक्वेशन है, जो भी है और इस स्ट्रेट लाइन की कुछ इक्वेशन है, तो आपको याद आ रहा है कर्व की इक्वेशन में हम कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करते थे। मैं याद दिलाता हूँ आपको। मान लो इस कर्व की इक्वेशन है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और मान लेते थे हम कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन होती थी lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करते थे, आप lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 में कुछ उसको ऐसा लिखते थे, lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस n। अब आप माइनस n को यहाँ शिफ्ट करते थे तो ये हो जाता था lx प्लस my अपॉन n, और इसके आगे आप लगा देते थे नेगेटिव साइन, और ये किसके इक्वल हो जाता था 1 के। अब यहाँ पे x और y होने की वजह से फ़ायदा ये होता था कि हम होमोजेनाइजेशन की तरफ बढ़ते थे। होमोजेनाइजेशन मतलब इसकी सब में पावर हम 2 ढूंढते थे, तो यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ भी पावर 1 और 1 2 थी, पर यहाँ पे पावर 1 थी, तो 2 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे इसे ax² प्लस by² प्लस 2hxy। यहाँ तक तो कोई छेड़खानी नहीं होती थी, पर 2gx में मैं 1 से मल्टीप्लाई करता था, मतलब इससे मल्टीप्लाई करता था, जो कि क्या होता था माइनस LX, मतलब माइनस साइन यहाँ नहीं आएगा, रियली सॉरी फॉर दिस, नेगेटिव साइन आपका बाहर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस LX प्लस my अपॉन n। आई होप ये बात कंफ्यूज नहीं करी। लेकिन सर y की पावर भी 1 है, तो इसको भी पावर 2 बनाने के लिए हम क्या करते थे, 2fy, और y में भी वापस यही टर्म क्या आपके LX प्लस my अपॉन n से आप मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल सही बात। और c में तो पावर 0 है, ना x है ना y है, तो यहाँ पावर 2 लाने के लिए मैं 1 के स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता था, जो कि क्या होता था c टाइम्स क्या LX प्लस my अपॉन n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से आप होमोजेनाइजेशन कर इसका प्रूफ भी हमने देखा था। आप ये जो होमोजेनाइज्ड इक्वेशन बनेगी अब, ये टेक्निकली आपकी OA और OB की इक्वेशन होगी। क्या आपको ये बात याद है? यानी ये OA और OB की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड क्लब्ड इक्वेशन होगी, अगर आपको याद है तो। चलो यहाँ से वापस मैं आता हूँ, ये तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट था। सर यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो आपकी AB जो लाइन है वो ये रही, बहुत बढ़िया। क्या आपके पास कर्व की इक्वेशन है? सर है कर्व की इक्वेशन। अब अगर इसे मैं होमोजेनाइज करना चाहूँ तो सर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, बट यहाँ पे पावर 0 है, तो यहाँ पे पावर 0 लाने के लिए क्या मैं इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ? आई होप आपको बात समझ आई। तो अगर मैं फाइनली ये काम करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। हमें लेफ्ट हैंड साइड पर तो दिख रहा है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 1, बट इज इक्वल टू 1 को मैं लिख ले रहा हूँ 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर का मतलब मेरे लिए है, 1 स्क्वायर का मतलब मेरे लिए है कि मैं उसकी जगह ये 1 का स्क्वायर यानी hx अपॉन 4 प्लस ky अपॉन 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ।
तो ये क्या है, ये है सर hx/4 प्लस ky/1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। हमने कोई विशेष बदलाव नहीं किया, पर अब ये जो इक्वेशन आई है, अब ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज दी, इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा अभी, दिस इज दी पेयर ऑफ इक्वेशंस। कौन सी पेयर ऑफ, मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कौन कौन सी, आपकी OA एंड OB। क्या ये बात आपको बॉदर तो नहीं कर रही है? क्या ये बात आपको समझ आ रही है? दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस OA एंड OB। इसे थोड़ा हम बेशक सिंप्लीफाई करेंगे, पर क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये कंसेप्ट डाइजेस्ट हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व ने 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, और उन दोनों पॉइंट्स जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया, उन दोनों लाइंस, उन दोनों से ओरिजिन को ज्वाइन करने वाले लाइन के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम होमोजेनाइजेशन से अचीव करते हैं। याद है ये बात? अब जब इसे होमोजेनाइजेशन से अचीव करने की बात आ रही है, तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, ध्यान से सुनना, और सिंप्लीफाई करके मैं इसे कंपेयर करूंगा हमें जो दी गई है इस इक्वेशन से। या तो आप चाहें तो इससे कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप ना चाहें तो आप डायरेक्ट उससे भी कंपेयर कर सकते हो, और उस दरमियान आप फाइनली H और K में एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि आपको फाइनली क्या जनरेट करके देगी, लोकस। देखो ध्यान से, हम यहाँ पर 1 की जगह चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आई होप ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है, और 1 की जगह हम क्या लेकर आ रहे हैं, ये वाला पार्ट। पर पहले मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। इसे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ध्यान से देखो सर, x²/4 तो एज इट इज रहेगा, तो x²/4 से मत छेड़ो। पर यहाँ पर देखना, क्या इसका स्क्वायर मैं उठाकर इधर शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a², तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका h² x²/4² है ना। 4² को हम क्या लिख लेते हैं, 16। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है y²/1, इसे मैं 1 ही रखता हूँ, माइनस ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा आपका k² y²/1 है ना। आगे बस एक छोटा सा काम, -2ab ये उठा के इधर लाएंगे तो -2ab, तो ये कितना -2 है ना, -2hkxy, सो -2hkxy है ना, अपॉन में कितना 4 × 1। तो अगर आप 2 से 4 को कैंसिल करें, तो 2 = 0। सो आपके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ रही है जिसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की और अभी गुंजाइश है। कैसे? ध्यान से देखो, मैं पहले तो x² को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं x² को लेकर आपसे बात करूँ तो ये क्या बनता हो दिख रहा है, ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई करें या ना करें, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन कुछ बड़ी सिंपल सी है, x² + 4y² - αxy है ना। तो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, बहुत गौर से देखना, बहुत सिंपल सी बात है। सर देखो, इस वाले पार्ट में अगर मैं x² कॉमन लेता हूं तो कितना हो जाता है, 1/4। अच्छा, इससे मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको परेशान ना करते हो ऐसा लिख दूं तो 4/16। तो क्या आपको ये बात बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं दे रही? ऐसा क्यों किया? आई होप आपको दिख रहा है ऐसा क्यों किया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 - h²/16, ये क्या हो जा रहा है, 4 - h²/16 टाइम्स x²। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं, ऐसा क्यों करें? यही बात यहाँ पर 1 - k², ये कितना हो जाएगा, 1 - k² टाइम्स y²। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? और इसी तरीके से यहाँ पर -hk/2 टाइम्स xy = 0। अच्छा सर, ये आपके अकॉर्डिंग वो OA और OB की इक्वेशन है, पर उनके अकॉर्डिंग जो OA और OB की इक्वेशन है वो ये है, जो कि क्या है, जो कि उनके अकॉर्डिंग है x² + 4y², जो कि है x² + 4y² - αxy। क्या ये क्वेश्चन आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है? क्या ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से मैनर में आपको खत्म होता दिख रहा है? सर आपके अकॉर्डिंग OA और OB की इक्वेशन ये है, उनके अकॉर्डिंग ये है। अगर दोनों लाइंस सेम लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं तो क्या हम जानते हैं इनके कोफिशिएंट्स का रेशो सेम होगा, यानी कि आपके x² का रेशो, y² का रेशो और कांस्टेंट टर्म के रेशोस को आप इक्वल रख के बात खत्म कर देंगे। बस यही बात से हम बात बनाएंगे। यहाँ तक तो चीज़ें सॉर्टेड हैं। चलो यहीं से चीज़ें शुरू करते हैं। मैं पहले तो क्या करता हूँ, 4 - h²/16/1 विल बी इक्वल टू 1 - k²/4। चलो पहले से ही लिख लेते हैं। तो मैं यहीं लिख लूँ या अलग लिखूँ? से अलग ही लिखते हैं ना। तो ये क्या है, 4 - h²/16, 4 - h²/16 है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू, है ना, डिवाइडेड बाय 1 तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, है ना,
और वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? वो एक्सप्रेशन इक्वल है आपके 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 4। तो किसके इक्वल है? 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 4। और मेरा यकीन करिए आपको इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप लिखना चाहते तो आप क्या लिखते? आप लिखते यही रेशो किसके इक्वल होता? माइनस एच के अपॉन 2 अपॉन माइनस अल्फ़ा। आप सुन रहे हैं? यानी कि अगर आपसे मैं पूछता चीज़ें घुमा के तो आप क्या करते? माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस मतलब एच के अपॉन 2 अल्फ़ा। तो आप ये रेशो क्या लिखते? आप इस रेशो को लिखते एच के अपॉन 2 अल्फ़ा। मेरा ये कहना है अगर आप इन दोनों को ही इक्वेट कर लें, अगर आप इन दोनों को ही इक्वेट कर लें तो क्या आप एच और के में एक सीधा सीधा सॉर्टेड सा रिलेशन स्टैब्लिश होते हुए देख पा रहे हैं? सर देखो ध्यान से, 4 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 का 16 4 टाइम्स इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1। अब ज़रा मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाता है? सर ये हो जाता है 4 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 के स्क्वायर। सर ज़रा गौर से देखो, आपको एक बड़ा मज़ेदार सा एक्सप्रेशन दिखेगा, 4 से 4 कैंसिल, एच स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट किया तो ये हो जाता है एच स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है अगर मैं इसे थोड़ा ऐसा लिख दूँ तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? एच प्लस 2k इंटू एच माइनस 2k इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से बनता हुआ देख पाएँ तो x प्लस 2y और x माइनस 2y, यानी टेक्निकली ये जो इक्वेशन है ये क्या बन रही है? x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो जो OA और OB, तो ये लाइन आपकी टेक्निकली होगी OA और ये लाइन आपकी टेक्निकली होगी OB, है ना? अगर मानव पूछा होता तो खैर हमसे सिर्फ लोकस पूछ रहा था वो, तो मेरे ख्याल से आपने सीधे सीधे निकाल लिया है लोकस, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो आपका एक तो आ रहा है x माइनस 2y और एक आ रहा है x प्लस 2y। कोई बहुत विशेष, कोई बहुत मुश्किल, कोई बहुत टफ टास्क। इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया? हमने होमोजेनाइजेशन यूज़ किया। और होमोजेनाइजेशन बहुत टफ, बहुत मुश्किल टास्क या बहुत अमेजिंग सा कंसेप्ट नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। इस बात को याद रखना कि अगर मुझे कर्व पता है, उसे एक स्ट्रेट लाइन किन्हीं दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिन पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उनको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशंस को लिखने का तरीका आसान है। क्या करिए? उस कर्व को जिस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है उससे होमोजेनाइज कर दीजिए। आई होप आप समझ पा रहे हो। यानी उस कर्व में जो भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर एक्स वाई वाली टर्म्स है उन्हें तो रहने दीजिए क्योंकि वो पावर 2 में है, पर जो टर्म्स सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई या कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे उस स्ट्रेट लाइन से आप चीज़ें इस तरीके से लिखिए कि वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और या फिर एक्स और वाई के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ताकि हर टर्म में पावर 2 आपको दिखाई दे वेरिएबल्स की। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। यही बात हमने यहाँ पर डिटेल्ड मैनर में डिस्कस की, जो कि वापस एक तरीके से होमोजेनाइजेशन वाली प्रोसेस का रिवीजन है, अगर आपको बातें याद आ रही हैं तो। बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत मुश्किल तो ये बात नहीं है। ये होमोजेनाइजेशन कंसेप्ट हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में डिटेल्ड मैनर में पढ़ा है, फिर उसका एक क्विक रिव्यू हमने यहाँ पर वापस लिया। आई होप अब आपको अच्छे से याद रहेगा और इसका कैसे यूज़ होता है जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में, वो कैसी चीज़ों को पूछता है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है देखो जरा। वो कह रहा है इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट t स्क्वायर कॉमा 2t। अब अगर मैं आपसे बात करूं t स्क्वायर कॉमा 2t, तो उसने खुद वो पॉइंट दे दिया है इस पैराबोला पर, तो खुद उसने दे दिया है ना। इज सेम एज द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट √5 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा ऑन दिस एलिप्स। तो वो कुछ थीटा और टी में कोई संबंध, कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। जो मेरा कहना है सर, हम तो हमारी सिंपल सी प्रोसेस से निकालेंगे। हमारी प्रोसेस क्या है? आप सारी बातें छोड़ो, सर आप ये बताओ, अगर आपका पैराबोला है, याद करो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, जिस पे अगर कोई पॉइंट है क्या, at स्क्वायर कॉमा 2at। तो हम पहली बात तो ये जानते हैं, अगर मैं स्लोप फॉर्म में जानता हूँ तो स्लोप में और पैरामीटर में 1/t वाला रिलेशन होता है। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। ये कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी सर? वो होगी y इज इक्वल टू mx यानी क्या, x अपॉन t प्लस a अपॉन m यानी क्या, a अपॉन m, 1 अपॉन m यानी 1 अपॉन m यानी t, तो ये कितना हो जाएगा 80। अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो आप खुद देख पा रहे होंगे सर x तो x है, y को इधर लाए तो ये हो जाएगा x प्लस at स्क्वायर अपॉन t, t इधर गए तो ty, तो ये इधर आकर कैसे आता है? ये होता है x माइनस ty
प्लस AT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। टेक्निकली ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म में इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन आती है। पर अगर मैं आपसे इस पैराबोला की बात करूं, कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, अगर ये लिखा है 4x तो आपको a की वैल्यू कितनी दिख रही है? आई होप आपको नजर आ रहा है, a की वैल्यू 1 है। जैसे ही a की वैल्यू 1 है तो इसका जो AT स्क्वायर कॉमा 2AT यानी t स्क्वायर कॉमा 2t जो पॉइंट है उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस टी वाई प्लस AT स्क्वायर। अब a1 है तो कितना हो जाएगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू। सो आपके अकॉर्डिंग वो टेंजेंट की इक्वेशन ये हुई। इसमें कोई आपत्ति? ये सब कुछ हमने पढ़ा है जो आपको पता है, जो आप जानते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मुझे इस इलिप्स पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हो क्या? याद करो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी नॉर्मल की इक्वेशन हमने पढ़ी है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि अगर आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस एलिप्स का नॉर्मल क्या होता है? याद करो, बड़ा बेसिक सा नॉर्मल, कुछ कहीं नहीं जा रहा, आपने पढ़ रखा है क्या? ए, है ना। अगर आपका पॉइंट भी आपको पता है, पैरामेट्रिकली ही सोच लो मैं डायरेक्टली, तो आप लिखते हो क्या? ए सेक थीटा टाइम्स एक्स माइनस बी कॉसेक थीटा टाइम्स y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मैं चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर करूँ तो ध्यान से देखो सर, 20 को डिनोमिनेटर में लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर अगर आप चीज़ें कंपेयर करते हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं अपने इस एलिप्स के वो हो जाने वाली है फाइनली आपके नॉर्मल की इक्वेशन कितनी भाई? वो अब a कितना हो जाएगा? √5, तो दिस इज गोइंग टू बी √5 कितना? सेक थीटा टाइम्स x माइनस b कितना हो जाएगा? √4, दैट्स 2 टाइम्स कॉसेक थीटा टाइम्स y, है ना। और इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ध्यान से देखो, 5 माइनस 4 1 को इधर लाए तो ये कितना हो जाता है? -1। कोई आपत्ति, कोई परेशानी? अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन है ये जो कि है इस पैराबोला की टेंजेंट, वो इक्वेशन है उस एलिप्स की नॉर्मल। उनके अकॉर्डिंग वो क्या है? वो सर सेम है। उनके अकॉर्डिंग ये दोनों बातें सेम है। अगर ये दोनों बातें सेम है तो आपसे मेरा क्या कहना है? इस इक्वेशन को देखो, ये क्या है सर? ये है टेक्निकली x माइनस टी वाई प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू। नॉट टेक्निकली ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं बट दे रिप्रेजेंट द सेम लाइंस, मतलब ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं। ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं का क्या मतलब है? x के रेशियोज, y के कोफिशिएंट्स के रेशियोज और कांस्टेंट टर्म के रेशियोज इक्वल होंगे, याद है ये बात? तो सर शुरुआत करते हैं, √5 सेक थीटा अपॉन 1, है ना। सो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? पहला रिजल्ट √5 सेक थीटा अपॉन 1, ठीक है सर। तो ये क्या मिल रहा है? √5 टाइम्स sec theta upon 1. This will be equal to what? This will be equal to -2 cosec theta upon -t. So minus से minus cancel, 2 cosec theta upon t. So this will be, ये सेशन काफ़ी अभी बाकी है, so have patience. So this is going to be 2 times cosec theta upon t. क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? ये आता है यहाँ से आपका कितना? 2 टाइम्स कॉसेक थीटा अपॉन टी, और यहाँ से अगर आप देखें तो यह जाता है -1 अपॉन टी स्क्वायर। एक और जो पॉइंट आपको मिलेगा वो होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। एक छोटा सा काम करते हैं, मैं सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करता हूँ। यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान से देखना। टी को यहाँ शिफ्ट किया तो टी इज गोइंग टू बी वॉट? टी इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स कॉसेक थीटा अपॉन √5 टाइम्स सेक थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने इन दोनों को इक्वेट किया। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, है ना, तो यहाँ से मैं टी स्क्वायर निकालता हूँ, तो टी स्क्वायर कितना आएगा? ध्यान से देखो सर, टी स्क्वायर आएगा आपका -1 अपॉन, टी स्क्वायर होगा आपका -1 अपॉन √5 टाइम्स सेक थीटा। एवरीवन विद मी सो फार? अब क्या करेंगे सर? टी की जो ये वैल्यू है मैं यहाँ रख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर? रखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं जो भी होगा। तो टी की ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या रिजल्ट पर हम बात करेंगे, उसी क्या एक डिस्कशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया? 2 कॉसेक थीटा अपॉन √5 सेक थीटा, है ना। ये कितना है? 2 कॉसेक थीटा अपॉन √5 टाइम्स सेक थीटा।
ये आपकी किसकी वैल्यू है सर? ये आपकी वैल्यू है टी की, तो यहाँ है टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? जो कि इक्वल है -1 जो कि इक्वल है -1/√5 टाइम्स सेक थीटा। इस इक्वेशन को देखकर कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो आपकी चीज़ें कैसे वर्कआउट करनी है? सर फाइनली अब हम चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे कोई ना कोई इक्वेशन, कोई ना कोई रिलेशन वर्कआउट कर पाते हैं। समझते हैं, ध्यान से देखना। सेक और कॉसेक मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसे पूरे को साइन और कॉस में ले आऊँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। इसका स्क्वायर क्या? तो 2 का स्क्वायर 4 है ना। कॉसेक थीटा, देखो पहले मैं कॉसेक और सेक को कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, फिर मैं स्क्वायर करूंगा। कॉसेक क्या हो जाएगा? 1/sin। सेक क्या हो जाएगा? 1/cos। मतलब सेक अगर न्यूमरेटर में गया तो 1/sec न्यूमरेटर में cos और ये अपॉन में साइन, है ना। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स कितना? cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 5 टाइम्स कितना? आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आप ये बात समझ पाए। इज इक्वल टू, ये तो सर सीधा सीधा है 1/sec थीटा, तो न्यूमरेटर में गया तो कितना? -cos थीटा अपॉन √5। यहाँ तक आप सब साथ में हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब सुनिएगा ध्यान से, सर सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो एक छोटा सा काम आप खुद देख पा रहे होंगे कि इस cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, बहुत बढ़िया। साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पहुँचा है, तो ये क्या बनते हो दिख रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, 4 cos थीटा और √5 एज इट इज, तो ये जाएगा 4 टाइम्स √5 टाइम्स cos थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से, √5 को वहाँ पहुँचाया तो 4√5 cos थीटा। अब 5 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आया, तो ये जाता है -5 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। मैं पूरी इक्वेशन को कॉस में ले आऊँ क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिख लूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या? अब देखो भाई, -5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये जाता है 5 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, है ना। इसको इधर लाए तो -4 टाइम्स √5 टाइम्स cos थीटा, और ये तो क्या दिख रहा है? -5 इज इक्वल टू 0। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन बहुत ही प्रॉपर और सिंपल से मैनर में आपको समझ आ रहा है? अगर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तो आई थिंक सिंपल सी बातें हैं सर। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर बात बन जाए तो मैं एक थॉट सोच रहा हूँ, जो ध्यान से सुनना। मुझे प्रोडक्ट चाहिए -5 × 5 कितना? -25। मुझे प्रोडक्ट चाहिए -25। क्या ये प्रोडक्ट, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर बात बन गई तो बहुत खुशी की बात होगी। जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है वो ये, इसे मैं रखता हूँ 5 cos स्क्वायर थीटा, है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ -5√5 cos थीटा प्लस √5 cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। देखो शायद बात बन रही है, सुनना कैसे। -5√5 + 5 कितना? -4√5, और -5√5 × √5 -5 × 5 दैट्स -25। तो बात बन गई है ना। अब जब बात बन गई है तो थोड़ा फैक्टराइजेशन पर काम कर लेते हैं। यहाँ से 5 cos थीटा अगर कॉमन लिया, है ना, यहाँ से 5 cos थीटा अगर कॉमन लिया तो बचेगा cos थीटा -√5। कोई दिक्कत तो नहीं? 5 cos थीटा तो बचा cos थीटा -√5। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा? √5। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? देखो सर, अगर आपने √5 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा cos थीटा -√5। यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया था? यहाँ से आपने कॉमन लिया था 5 cos थीटा। ये हो जाएगा आपका फाइनली 2 cos थीटा। आई होप आप देख पा रहे हो, क्लियर सी बात है। यहाँ से 2 cos थीटा नहीं, दिस इज गोइंग टू बी क्लियरली 5 cos थीटा। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? सीधी बात है सर, आपने क्या लिया था यहाँ से? 5 cos थीटा कॉमन, सो ये होगा टेक्निकली 5 cos थीटा। और यहाँ पर एक मेजर सा चेंजेस, वो क्या? आपने यहाँ पर जब आप बनाना चाह रहे थे क्या cos थीटा -5, तो आपने यहाँ से √5 कॉमन लिया था, माय डियर एवरीवन। तो दिस इज गोइंग टू बी 5 cos थीटा प्लस √5 इज इक्वल टू 0। एनी कंफ्यूजन सो फार? अब एक बात सोचो स्टूडेंट्स, आप सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे पूछूं cos थीटा, तो cos थीटा की यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है √5, और cos थीटा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू ढूंढता हूँ तो क्या आप देख पा रहे हो? -√5/5, जो कि हो जाएगी टेक्निकली -1/√5। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, सिंपल सी बात का जवाब दो। cos थीटा -1 से 1 के बीच होता है, √5 कितना होता है? 2.25। तो क्या cos थीटा का भी √5 हो सकता है? सिर्फ सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है? -1/√5। अगर cos थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई है -1/√5, तो क्या मैं t की वैल्यू तक पहुंच सकता हूं? सर कोई तरीका तो होगा। देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, ध्यान से देखना। अगर मुझे cos थीटा पता है तो क्या मैं sin थीटा ढूंढ सकता हूँ? सर ढूंढ तो सकते हो। sin थीटा कितना होगा? √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा? 1 - 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ये कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5 का अंडर रूट कितना होगा? 2/√5।
आपको समझ आ रहा है? साइन थीटा कितना आता है 2/√5। अगर साइन थीटा आता है 2/√5 तो आप यहाँ से t को क्या पाते हो? सर t जो होता है, देखो t होता है 2/√5 टाइम्स सेक थीटा, न्यूमरेटर में आता है तो कितना cos थीटा, और ये डिनोमिनेटर में आता है तो कितना साइन थीटा, है ना। अब अगर आप ये वैल्यूज रिप्लेस करें तो 2/√5 विल रिमेन एज इट इज, लेकिन cos थीटा की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से। सर cos थीटा है -1/√5, सो आई कीप -1/√5 इन द न्यूमरेटर, और ध्यान से देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5, so I'll put this 2/√5 in the denominator, and when you try and simplify this, what do you get finally? देखो जरा, √5 से √5 cancel, do you all get that? और ये 2 से 2 cancel, so t also turns out to be -1/√5। तो काम की बात है स्टूडेंट्स, t भी -1/√5 आ रहा है, cos थीटा भी -1/√5 आ रहा है, यानी सर थीटा जो होगा वो होगा cos इनवर्स -1/√5, और t जो होगा वो होगा -1/√5, यानी टेक्निकली आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आप मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट? आई थिंक एक बहुत बेसिक, आसान और डायरेक्ट और सिंपल सा क्वेश्चन था, बशर्ते आपको कंसेप्ट पता हो, आपको बारीकियां पता हो, आपको न्यूएंसेस पता हो। आप जानते हैं ना, हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, ऐसा आपको पता होगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिडन कॉस्ट है। मतलब हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी हो रही है, इसमें हम 5 किताबें जो सिंगेज मैथमेटिक्स पैकेज का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने पूरे सिलेबस को प्रॉपर्ली थरली कवर किया है, कवर कर रहे हैं। मतलब कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि अभी कर रहे हैं, इसके बाद कैलकुलस, फिर वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। उन कंसेप्ट्स को और कंसोलिडेट करने के लिए उनके इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स करेंगे। एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर देंगे, ताकि कोई भी एस्पेक्ट आपका मिस ना हो, आपको हर कैटेगरी का अंदाजा हो, एक्सपोजर हो, क्लैरिटी हो। और चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब एक बहुत ही डिटेल्ड तैयारी आपकी होती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। इसके साथ साथ आप ये जो सारे वीडियोस हमने सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में आपके लिए रखे हैं, ये एक प्लेलिस्ट में हम सेव करते हैं। आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक, फुल प्लेलिस्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंगेज मैथमेटिक्स और IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हो कि डेली हम आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं। रात के वक्त 9, साढ़े 9 के आसपास ये वीडियोस रिलीज़ होते हैं, और 2 इंक्लूडिंग संडे, मतलब डेली रेगुलरली, ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो और आप एक अच्छी तैयारी के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस दें अपनी इन एग्जामिनेशंस में। यही हमारी कोशिश है। बस सिंपल सा सजेशन कि आप ठीक से मेहनत करें, लेक्चर्स अच्छे से देखें, कोई चीज़ मिस ना करें, नोट्स बनाते चलें, स्क्रीनशॉट्स लेने के बजाय हैंड रिटन नोट्स बनाएं, रिवाइज करते रहें, उन्हें दोहराएं। ये की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, चाहे आप इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ही कम कर दें, पर इसके बिना बात नहीं बनेगी। और इसके साथ साथ सबसे खास बात, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मेरा यकीन करिए बहुत ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना। आई थिंक चीज़ें एक एक करके क्लियर होती चली जा रही हैं। फिर भी कोई क्वेरी या कंसर्न है तो कमेंट में लिखिएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं। यही के ही जो सारे वीडियोस हम सिस्टमैटिकली प्लेलिस्ट में रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ भी प्रॉपर लाइब्रेरी मेंटेन या मैनेज की जा रही है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखिएगा कि अगर आपसे हो पाए या आपको लगता है कि ये कंटेंट इज़ वर्थ शेयरिंग, मतलब ये वीडियोस शायद किसी भी एक एस्पिरेंट जो JEE एडवांस्ड या IIT JEE मेंस की मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है उसे हेल्प कर सकता है, तो उनसे इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।